नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर और हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की बड़ी अपडेट लेकर। कतर के ऊपर जो हमला हुआ है कल, दोहा में जो हमला हुआ है उसके बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। दोहा की एक बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी जिसमें हमास के लोग थे, निगोशिएटर्स थे, और उस पर 12 हेलीकॉप्टर्स की सहायता से, 12 जेट्स की सहायता से हमला किया है इजराइल ने। और उसको उम्मीद थी कि हमास की टॉप लीडरशिप, जिसमें खास तौर पर खलील अल हया हैं, उनको वो पूरी तरह से खत्म कर देगा, मार देगा। हालांकि यह हमला असफल हुआ है। 5 लोग मारे जरूर गए हैं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से सेफ है। यह दावा है हमास का। खलील अल हया की तो तस्वीर भी आ गई है, ताजा तस्वीर आ गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर है कि वो ठीक ठाक है। यह तो हुई खबर, लेकिन असल सवाल यह है कि अरब मुल्कों को शर्म कब आएगी। कतर के ऊपर, कतर की राजधानी दोहा के ऊपर सीधा हमला हुआ है इजराइल द्वारा। कतर के बारे में बता दूं कि कतर में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का। अमेरिकन सिस्टम पूरा डिप्लॉय है, जो एंटी एयरक्राफ्ट है। आपको याद होगा कि जब ईरान ने हमला किया था, कतर में जो बेस है, अमेरिकन बेस है, उसके ऊपर हमला किया था, तो कतर के जो सारे के सारे सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गए थे। दावा किया गया था कि ईरान के सारे ड्रोन्स को, जहाजों को गिरा दिया गया है, केवल एक जमीन तक पहुंचा है। लेकिन इजराइल के अटैक के खिलाफ वो अमेरिकन सिस्टम, वो कतर का सिस्टम क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ, यह सवाल कोई भी समझ सकता है। हमला अगर हुआ है तो बहुत सीधा सा मामला है कि बिना अमेरिका के चाहे नहीं हो सकता। बिना अमेरिका के चाहे दोहा पर हमला नहीं हो सकता। और इस हमले ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो यह साबित कर दिया है कि ट्रंप जैसे जोकर की किसी भी बात पर कोई भी भरोसा करना बेवकूफी है। हिजबुल्लाह के साथ बातचीत का सारा मामला बना, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का मामला बना, और उसी समय नसरुल्लाह साहब को मार दिया गया। ईरान के साथ सब बातचीत चल रही थी, और अचानक वहां कितने साइंटिस्ट और कितने लीडर्स को मार दिया गया। और उसके बाद 12 रोजा जंग हुई। अगर ईरान ने पलट के हमला नहीं किया होता, अगर ईरान के पास ताकत नहीं होती, तो ईरान तबाह बर्बाद हो गया होता। लेकिन यहां आप देखिए, पहले ट्रंप कहता है कि यह आखिरी मौका है, यह हम डील दे रहे हैं, सीज फायर डील कर लो। हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद जगी कि शायद सीज फायर डील हो जाएगी, और प्लान किया गया। सबको मालूम था कि जब डील का प्रपोजल जाएगा तो हमास के लोग एक जगह बैठकर इस पर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और जब वो एक जगह इकट्ठा हुए, दोहा में ही, आप जानते हैं हेड ऑफिस है हमास का, तो वहां जब एक साथ इकट्ठा हुए तो उनको एक साथ मारने का प्लान बना। यह अलग बात है कि वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। खलील अल हया जिंदा हैं, इसके अलावा भी जो हमास की लीडरशिप है वो जिंदा है। और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को तो पता ही नहीं चला। भाई साहब, इजराइल के बगल में दोहा नहीं है। मिडिल ईस्ट के नक्शे से हम सब परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। इजराइल से चिपका हुआ दोहा नहीं है। इजराइल से दोहा तक जाने के लिए रास्ते में जॉर्डन पड़ेगा, सीरिया पड़ेगा, इराक पड़ेगा, उसके बाद सऊदी अरबिया पड़ेगा, तब जाकर दोहा पहुंच पाएगी कोई भी मिसाइल, कोई भी जहाज, तब जाकर दोहा पहुंच पाएगी। यानी दोहा पहुंचने के लिए, इजराइल से दोहा पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी के एयर स्पेस से होकर जाना पड़ेगा। ये वो सारी जगहें हैं जहां अमेरिका का प्रेजेंस जबरदस्त है, और अमेरिका को पता ही नहीं चला, अमेरिका जानता ही नहीं था। यह बिल्कुल झूठ है। कल नेतन्याहू ने आके बयान दे दिया कि इस हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, हमने इसकी प्लानिंग की, हमने हमला किया, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यह झूठ है। यह सिर्फ ट्रंप की खाल बचाने के लिए है। पहली बात तो यह असफल हो गया। अगर हमास पूरी तरह से खत्म हो गया होता तो सीना पीट रहा होता कि ट्रंप, कि अगर हमास पूरी तरह से खत्म हो गया होता तो आज सीना पीट रहा होता ट्रंप कि हमने हमास को खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया, चूंकि इस ऑपरेशन में हमास की सीनियर लीडरशिप बच के निकल गई, तो अब ट्रंप की खाल बचाने के लिए नए नए झूठ बोले जा रहे हैं। और ट्रंप तो खैर झूठा है ही। अगर कंपटीशन करना हो दुनिया में दो सबसे बड़े झूठे कौन हैं, तो कंपटीशन जो होगा वो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ही होगा। और अगर यह कंपटीशन करना हो कि दुनिया के दो सबसे बड़े टेररिस्ट कौन हैं, तो यह कंपटीशन भी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ही होगा। कतर ने कहा भी है कि यह टेररिस्ट हमला है, स्टेट टेररिज्म है।
कल उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके स्पोक्स पर्सन आए और उन्होंने टीवी पर इस बात को कहा कि हमारे ऊपर जो हमला है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यूएन में जाएंगे, चिट्ठियां लिखेंगे, मोहब्बत करेंगे। अरे तमाशा कब तक करते रहोगे? दुनिया जानती है कि तुमने अमेरिका के पैरों में, अमेरिका के जूतों में ऐसे अपना सर रख दिया है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम खामोश बैठे रहोगे। यहां मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमास का हेडक्वार्टर अगर कतर में है तो यह कतर की हमास के लिए मोहब्बत नहीं है। इस बात को दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिएगा। 2012 में जब सीरिया से हेडक्वार्टर हटा है हमास का, तो अमेरिका ने कतर से कहा है कि तुम हमास का हेडक्वार्टर अपने यहां बना लो ताकि कभी डील करनी हो तो तुम्हारे भरोसे डील हो सके। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इशू है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें जो अमेरिका में कतर के राजदूत हैं वो साफ साफ कहते हैं कि हमने हमास को जगह इसलिए दी, हमने हमास का हेडक्वार्टर इसलिए बनवाया क्योंकि अमेरिका ने हमसे कहा था। वैसे भी अमेरिका कहेगा उठ जाओ तो उठ जाएंगे, अमेरिका कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4 महीने पुरानी तस्वीर है जब कतर के जो अमीर हैं वो इजराइल के राष्ट्रपति हरजोग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे थे, तस्वीरें आई थी। और यह भी आपको बता दूं कि नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, कतर गेट जिसको इजराइल में कहा जा रहा है, वो भी कतर से पैसे लेने का है। तो कतर से कितने तरह के रिश्ते हैं इजराइल के हम नहीं जानते, कतर से कितने तरह के रिश्ते हैं अमेरिका के हम नहीं जानते। हम इतना जरूर जानते हैं कि कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है और उस एयरबेस को पता नहीं चला कि इजराइल से जहाज आ रही है, इजराइल से अटैक हो रहा है। बेकार की बात है। अमेरिका ने कहा कि हमने तो कतर को बता दिया था, हालांकि कतर ने इसको पूरी तरह से झूठ बताया है। उसका कहना है कि 3:52 पर हमारे पास अमेरिका से खबर आई कि इजराइल हमला कर रहा है, जबकि हमला 3:42 पर ही हो चुका था। इसके चलते उसको रोका जाना इम्पॉसिबल था। तो जो एयर डिफेंस लगाया हुआ है, एंटी मिसाइल जो लगाया हुआ है, वो किस दिन के लिए है, वो क्यों नहीं देख पाई? बहुत सीधी सी बात है कि कतर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम भले लगा हुआ है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम कंट्रोल में है अमेरिका के। अमेरिका को अच्छी तरह से पता था कि इजराइल से प्लेन आ रहे हैं, इजराइल से अटैक हो रहा है। कतर को उसने टाइम से नहीं बताया, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी और ऐसे फॉर्मेलिटी निभाई कि कतर चाह के भी कुछ कर ना सके और यह अटैक होने दिया। मैं आपको बताऊं कि इस अटैक में हमास से जुड़े हुए 5 लोग तो मारे ही गए हैं, जिसमें खलील अल हया के बेटे भी शामिल हैं। एक सिक्योरिटी पर्सन मारा गया है जो कतर का है, यानी इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला करके कतर के एक सिक्योरिटी पर्सन को मार दिया और सिर्फ बातें हो रही हैं, मजम्मतें हो रही हैं। सऊदी अरब का आ गया, मजम्मत करते हैं। जॉर्डन का आ गया, मजम्मत करते हैं। कतर तो मजम्मत कर ही रहा है, करते रहो मजम्मत। और उधर इजराइल की प्लानिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। इजराइल के एक पत्रकार साहब ने लिखा हुआ है कि पहले कतर का नंबर था, अभी हमने कतर के ऊपर हमला किया है और अगला हमला जो होगा वो टर्की पर होगा। और टर्की के बारे में एक बात मैं बता दूं कि जिस दिन इजराइल सोच लेगा टर्की पर हमला होना है, आप हिजबुल्लाह के लोगों के खिलाफ जो पेजर विस्फोट हुए थे या फिर ईरान में जो साइंटिस्टों को मारा गया था वो भूल जाइए। उससे बड़ा कहर बरपेगा टर्की के अंदर, क्योंकि टर्की के अंदर इजराइल और मोसाद के जासूस गली गली में भरे हुए हैं। तो यह मत समझिए कि टर्की नाटो का मेंबर है और टर्की के पास बहुत हथियार हैं तो उसको कुछ नहीं होगा। अगला नंबर टर्की का है। एर्दोगान ने जो गंदा खेल खेला है, सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर असद की सरकार गिराना हो, ईरान के खिलाफ साजिशें हों या हमास और गजा के लोगों के लिए बातें मोहब्बत भरी करना, लेकिन इजराइल के साथ तिजारती और सारे रिश्ते बनाकर और गजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसको फैसिलिटेट करना, यह काम जो किया है टर्की ने। जिस दिन इजराइल टर्की के ऊपर हमला करेगा, एर्दोगान साहब के लिए ऐसी मुश्किल पैदा होगी कि पूछिए मत। और यही सब देखते हुए ईरान के लिए इज्जत बढ़ जाती है कि जहां सारे इस तरह से इजराइल और अमेरिका के पैरों में झुके हुए हैं, ईरान ने नुकसान जरूर उठाया, लेकिन पलट के जो हमला किया, जो 12 रोजा जंग हुई, उसमें इजराइल के समझ में आ गया कि तमाम मोसाद के एजेंटों और तमाम एंटी एयर डिफेंस वगैरह के बावजूद ईरान से मुकाबला आसान नहीं है। अगर ईरान से मुकाबला लंबा चलेगा तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब यह सवाल कतर के अमीर अल थानी के पास है।
अगर जरा भी सम्मान बचा है अपने लिए, जरा भी इज्जत बची है अपने लिए, तो यूएन में लव लेटर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। करते रहिए यूएन में शिकायत। 1000 शिकायतें हुई हैं यूएन में इजराइल की, 1000 प्रस्ताव पास हुए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि अमेरिका उसको दबा देगा। और उसके अलावा 1000 प्रस्ताव आप पास कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी 500 जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने यूएन में बैठकर कह दिया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। कोई फर्क पड़ा? कल इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं नहीं, जेनोसाइड नहीं हो रहा है, बाकी सब ठीक है। फलस्तीन को ये लोग खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे। क्या दर्जा देंगे आप? कौन सा दर्जा देंगे? जब फलस्तीन बचेगा ही नहीं तो कौन सा दर्जा देंगे? कल केर स्ट्रेमर का बयान आया, मैक्रान का बयान आया। स्ट्रेमर साहब बयान देते हैं, मजम्मत करते हैं इजराइल की, और साथ में जोड़ देते हैं होस्टेजेस को रिहा कराना बहुत जरूरी है। होस्टेजेस जो आपके 20 पड़े हुए हैं उनको रिहा कराना जरूरी है, लेकिन गजा में जो लोग रोज मर रहे हैं, जो खाना मांगने जाते हैं, खाना लेने जाते हैं और उनको मार दिया जाता है, जो गजा में बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, एक एक बिल्डिंग जो 100-100 लोगों की रिहाइश है उसको गिरा दिया जा रहा है, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ता। यह पूरा वेस्टर्न नाटक है। अभी इजराइल की घटना है कि वेस्ट बैंक के किसी आदमी ने, और वो निश्चित तौर पर रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ आदमी होगा, वो आया, 2 लोग आए और 4-5 इजरायलियों को मार दिया, जिसमें से एक बेन ग्वेर का दामाद है जो पक्का ज़ायनिस्ट है और लगातार फलस्तीनियों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। सारी दुनिया में उसकी मजम्मत होने लगी। हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी भी उसकी मजम्मत कर रहे थे कि आतंकी हमला है, फला है, ढिमका है। मैं ये पूछता हूं कि गजा के अंदर जो रोज शहरियों को मारा जा रहा है उसकी मजम्मत क्यों नहीं होती है? गजा में जो बने बनाए घर गिरा दिए जा रहे हैं उसकी मजम्मत क्यों नहीं होती है? जब स्कूलों पे बम गिरता है, जब मसाजिद पे बम गिरता है, जब यूनिवर्सिटीज पे बम गिरता है, जब हॉस्पिटल्स पे बम गिरता है, तो ये दुनिया उसको टेररिज्म क्यों नहीं कहती है? तब तो आप स्मारिच को बुलाकर उसके साथ ट्रेड डील साइन करते हैं। निर्मला सीतारमण जी बैठी हुई हैं स्मारिच के साथ और ट्रेड डील साइन कर रही हैं। वो स्मारिच जिसके खिलाफ ईयू कार्रवाई करने वाला है और अगले 4-5 दिनों के बाद वो कार्रवाई होने वाली है, जिसमें शेंगन क्षेत्र जो है, जहां शेंगन वीजा है, यानी एक तरह से इंग्लैंड को छोड़कर पूरा यूरोप, उसमें वो घुस नहीं पाएंगे। उस रोग स्टेट के प्रतिनिधि से, उस स्मारिच से जो पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात करता है, जो कहता है वेस्ट बैंक को हम अनेक्स कर लेंगे, उसके साथ बैठकर निर्मला सीतारमण सिग्नेचर करती हैं, उसके साथ फोटो खिंचाती हैं। पीयूष गोयल का फोटो आता है और आपको 4 लोग मारे जाते हैं इजराइल में, तो वो आतंकवाद दिखाई देता है। फलस्तीनियों को क्या करना चाहिए? कहना चाहिए ठीक है भाई, हम बैठे हैं, आओ हमको मारो, चाहो हमारे घर गिरा दो, चाहो हमारे स्कूल गिरा दो, हम कैंप में जाएं, कैंप पे गोली चलाओ, हम खाना मांगने जाएं, वहां पर गोली चलाओ। कोई ऐसी जगह नहीं हो जहां पर गोली ना चले, और वो पलट के कुछ कर दे तो आतंकवाद है। ये जो इजराइल ने किया है दोहा पर हमला करके, ये आतंकवाद नहीं है। एक बात बहुत क्लियर समझ लेनी चाहिए, चाहे कतर के अमीर हो, चाहे सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अरब मुल्कों के तमाम सारे और हुक्मरान हो, ये सब चाहते हैं किसी भी तरह से रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। ईरान खत्म हो जाए, हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, हमास खत्म हो जाए, हूथी खत्म हो जाए, ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ये रेजिस्टेंस एक बार खत्म हो जाए तो इजराइल के साथ ये मस्त तिजारत करें और अमेरिका में जाकर अय्याशी करें, ये इनकी दिल की इच्छा है। दिक्कत ये है कि जो वहां पर अवाम है वो रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, अवाम का बड़ा हिस्सा रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है, और इनको डर है कि खुलेआम ये काम करेंगे तो कल कहीं ऐसा ना हो कि जो नेपाल में हो रहा है वो अरब मुल्कों में भी आपको देखने को मिल जाए। इसलिए ऊपर ऊपर से बयानबाजी है। अगर यह हमला हुआ है और अगर यह जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए हमला हुआ है, तो यह कहने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि यह मिला जुला हमला था, जो सब जानते थे। और ये तो सब जानते हैं कि बयान कितने भी आ जाए, ना कतर की औकात है, ना जॉर्डन की हिम्मत है, ना सऊदी अरबिया की हिम्मत है कि वो किसी भी तरह का इसका विरोध कर पाए। यूएन में लव लेटर लिखेंगे। अमेरिका से ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया कि दोबारा कभी नहीं होगा, और अब नौटंकी फिर से शुरू हो गई। बराक डेविड फिर से लिखने लगे कि नाराज हैं ट्रंप, फला हैं, ढिमका हैं। कोई नाराज नहीं है ट्रंप।
ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है। कई बार मुझे भी सही लगा, मैंने भी अपने यहां दिखाया, लेकिन अब मुझे इस बात का भरोसा है कि ट्रंप बिल्कुल नाराज नहीं है। अमेरिका के इतिहास का सबसे नाकारा, सबसे झूठा और सबसे कायर अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो ट्रंप है। वो बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर नाराज होगा भी तो इस बात पर नाराज होगा कि तुम्हारा निशाना चूका कैसे, तुम हमास के लोगों को मार क्यों नहीं पाए। वो दरअसल गुलाम है नेतन्याहू का। नेतन्याहू के पास या तो उसकी फाइल्स हैं, एप्स्टीन फाइल्स हैं, या फिर कुछ और है। वो पूरी तरह से गुलाम है और नेतन्याहू उसको अपने इशारों पर नचा रहा है। और एक बंदर जो इशारों पर नाच रहा है नेतन्याहू के, उसके इशारों पर नाच रहे हैं अरब मुल्क। इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या इनको शर्म आएगी? क्या ये नहीं जानते कि जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है इजराइल का, नेतन्याहू का, वो कल को कतर भी पहुंचेगा, कल को सऊदी अरबिया भी पहुंचेगा, कल को वो और मुल्कों में भी पहुंचेगा, जॉर्डन के अंदर भी पहुंचेगा। सबकी बारी एक एक करके आएगी और फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये अपना माल असबाब लेकर भाग जाएंगे अमेरिका, लेकिन अरब मुल्क की जो अवाम है उसका जो विद्रोह होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसको बर्दाश्त कर पाना दुनिया के लिए आसान नहीं होगा। और मिडिल ईस्ट लंबे समय के लिए हिंसा और लंबे समय के लिए अराजकता की गोद में चला जाएगा। यह बहुत साफ दिख रहा है। अगर फलस्तीन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर फलस्तीन के मामले पर अरब मुल्क साथ आकर कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि अगले 20 वर्षों में आपको हर मुल्क के साथ इजराइल की लड़ाई दिखाई देगी। और ये अपनी तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद ये अमेरिका को गिफ्ट करते रहेंगे। $300 मिलियन, $500 मिलियन, जहाज, सोना, चांदी सब करते रहेंगे, लेकिन फाइनली इनको खुद झेलना पड़ेगा। इजराइल के अटैक्स, इजराइल के सपने इनके सीने पर पूरे होंगे और अमेरिका उस समय बाहर बैठकर सिर्फ ताली बजाता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।